Hello, my dear students. Myself Tushar Bharadwaj. Welcome to my class Physics in Your Life. And today we are going to discuss few conceptual questions related to gravitation. आपको स्क्रीन पे विजिबल भी हो रहा होगा. ओके. एंड मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि आप सभी अच्छे होंगे. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे होम. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, सॉरी थोड़ा सा, ओके. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है लाइक दिस, ठीक है. ओके. एंड द फोर्स, this attractive force is basically directly proportional to their masses. अगर मैं इसका मास m1 ले लेता हूँ और इसका मास m2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा m1 and m2. And yes, it is inversely proportional to the square of the distance between them. अगर इनके बीच का डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को r मान लेता हूँ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, राइट. ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया होगा शायद, ठीक है. ओके. तो नाउ इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके उसका मास इंक्रीज कर देते हैं, और मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक हैवियर ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 है, 2 kg, और इसकी वैल्यू 3 kg है, और हम 2 की जगह पर 4 kg वाला ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो 4 × 3 12 हो जाएगा. ये बहुत मैं आपको इनफॉर्मली बता रहा हूँ, ओके. और अगर ये पहले क्या वैल्यू थी, 2 × 3 6 थी. तो बात समझ आई. तो अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का भी मास इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मतलब अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके एक हैवियर ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हम दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर चले जाते हैं तो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. समझ आया. अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर मैं m1 के लिए मेजर करूं तो ऐसे मेजर हो रहा है, और m2 के लिए मेजर करूं तो ऐसे मेजर हो रहा है. तो बेसिकली डिस्टेंस तो सेम है बट वो काउंट 2 बार हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है. तो ये 1/r × 1/r हो रहा है, ठीक है. इसका मतलब हो गया 1/r², राइट. समझ आ गया. अब है क्या, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आएगा कंबाइंड इक्वेशन m1 अपॉन m2 अपॉन m1 × m2 अपॉन r², राइट. अब एज वी नो दैट हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हटाना पड़ता है, और इस साइन को हटाने के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है कि हम एक कांस्टेंट हमें जोड़ना पड़ेगा. दैट कांस्टेंट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r². So this capital G is basically universal gravitational constant. ये क्लियर हुआ. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है. कैपिटल G इज इक्वल टू 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. यस, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू, क्योंकि जब भी ये कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप हर बार इसको डिराइव नहीं करोगे. आप समझ आए. आप इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को डिराइव कर सकते हो, ठीक है, बट हर एक न्यूमेरिकल में आप हर बार इसको डिराइव नहीं कर सकते. ग्रेविटेशनल आई आएगा यहाँ पर. क्लियर हुआ. ओके. सो मूविंग अहेड to our next question. Write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth. देखिए अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², राइट.
अब अगर ये बोल रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस पर है, तो इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं आर मान लेता हूँ, स्मॉल आर, ठीक है, और अर्थ के मास को मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ और इस छोटे से ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल एम मान लेता हूँ, तो अब जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो हमें पता ही था, बट दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास आप यूज कर लीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया। सिंपल, ये सेम फॉर्मूला है, बस m1 m2 की जगह पर आप देखें, ये जो m1 m2 था इसकी जगह पर हमने कैपिटल एम और स्मॉल एम ले लिया। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? ठीक है, अब फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल इज बेसिकली ऐसा फॉल जिसमें ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा हो, ठीक है, और वो फॉल हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, when an object falls under the action of gravity only, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, under the action of gravity only, okay, under the action of gravity only। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, जब भी फ्री फॉल होगा ऑब्जेक्ट का, तो दैट फ्री फॉल is accompanied with the acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो फ्री फॉल क्लियर हो गया, ये अभी भूल जाओ, इसमें इससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम समझते हैं, राइट? ओके, ये क्लियर हो गया हमारा कि फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर गिरता है। ओके, सो नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि दिस कार अंडरगोज लीनियर एक्सेलरेशन। समझाया? क्लियर है? ओके, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जब उस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आएगा, एंड दैट चेंज इज ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट? सो द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ आ गई? तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो होगा। बात समझ आ रही है? और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? वेलोसिटी का चेंज होने का रीजन क्या है? ग्रेविटी। तो जब वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्यों आएगा? एक्सेलरेशन भी तो ग्रेविटी की वजह से ही आएगा। आप समझ आ गई? सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ गया होगा? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या है इसका मतलब? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में चेंज करेगा, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा ग्रेविटी की वजह से, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? ओके, मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मास एंड वेट। मास एंड वेट। तो देखिए, अब समझने वाली बात क्या है कि जो मास है वो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। ठीक है, मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। क्लियर हुआ? और वेट क्या हो जाता है? इट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी on an object. So we can say that weight is a kind of force. इसीलिए वेट की भी जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन होती है, खैर वो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, मास इज कांस्टेंट। मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता।
ठीक है, वेट कैन बी चेंज्ड, इट इज वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्यों चेंज होता है अभी बात करते हैं। ओके, अब क्या है, मास कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो, सिंपल सी बात है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जो कि हम हमेशा से गलत करते आए हैं। हम अपना वेट मेजर करते हैं केजीज में, बट दैट इज मास। और एक्चुअली जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हम मेजर कर रहे हैं वो वेट है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वेट को मेजर कर रहे हैं केजी में। ओके, बात समझ आ गई। और केजी की यूनिट, केजी किसकी यूनिट है, वो है मास की। ठीक है, तो जो आप केजी में मेंशन कर रहे हैं ना वो वेट है, और वहां पर आना चाहिए न्यूटन। क्लियर हुआ ये? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात क्या है कि मून का जो मास है और जो अर्थ का मास है उसमें डिफरेंस है कितना, 1/100 टाइम्स। समझ आ गया? क्लियर हुआ? और इसमें इसका और इसका जो रेडियस है उसमें डिफरेंस है 1/4 टाइम्स। समझ आ गया? ये बात समझ आ गई? ओके, तो नाउ अब है क्या कि क्योंकि मून छोटा है मास के कंपैरिजन में भी और साइज के कंपैरिजन में भी, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल जो होगा मून का, वो भी ग्रेविटेशनल पुल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो भी 1/6 हो जाएगा अर्थ के। ठीक है, और हमें मालूम है वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू जी। बात समझ आ रही है? ओके, अब वेट को मैं फोर्स लिख रहा हूं, बट मैं यहाँ पर आपको W लिख देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड दिस इज on the moon, right? And weight of an object on the earth is equal to mass constant रहेगा, चाहे वो अर्थ पर हो, मून पर हो, सन पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। and this is acceleration due to gravity on the earth, right? अब ये जो रिलेशन है, अगर ये रिलेशन मैं इन दो इक्वेशंस में पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो। अब यहां पर मैं gm की जगह पर 1/6 ऑफ GE पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, m इक्वल टू m स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 1/6 ऑफ GE। ठीक है, अब 1/6 में आगे ले आता हूँ, Wm इज इक्वल टू 1/6 m इंटू GE, और mGE क्या है, mGE है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। सो Wm इक्वल टू 1/6 WE। ये रिलेशन आ गया, यही आपसे पूछा गया है। Why is the weight of an object on the moon is 1/6 its weight of an object on the earth? समझ आ गया क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1/6। क्लियर हुआ? ओके, मूविंग अहेड। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। करेक्ट है, जो हमने सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा था, तो उसमें हमने देखा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये क्या बोल रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ठीक है जी? ओके, नाउ व्हाई देन हेवी, ये नहीं आएगा, a heavy object not fall faster than the light object। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर वो मास के प्रोपोर्शनल है तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा जल्दी गिरना चाहिए, ज्यादा तेजी से गिरना चाहिए, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो आराम से गिरना चाहिए। तो ये तो लॉजिकली तो ये करेक्ट है। ठीक है, बट अगर हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करें तो ये क्या आएगा, देखो हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला m अपॉन r, ये हमने डेराइव किया था, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m, राइट। और
एक फॉर्मूला और हमें पता है जो वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। अब क्योंकि दोनों ही फोर्स के फॉर्मूला है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। m अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी। m से m कैंसिल हो गया, जी m अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी। अब ये g क्या है, ये g क्या है, दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, और ये मास किसका है, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फॉल हो रहा है उसके मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता। समझ आया? तो इस फॉर्मूले से हमें ये क्लियर हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो तो वो चाहे हैवी हो चाहे वो लाइट हो, अगर वो फॉल होगा तो वो उस पर सिर्फ और सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन लगेगा। बात समझ आ गई? ओके, तो वो दोनों साथ साथ गिरेंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force। करेक्ट बात है। ठीक है, मतलब अर्थ जो है और जो मून है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है जी, ओके। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as the force with which the moon attracts the earth? मतलब क्या अर्थ मून पर वही सेम फोर्स लगा रही है या फिर ज्यादा फोर्स लगा रही है या फिर कम फोर्स लगा रही है जितना फोर्स मून लगा रहा है, एंड व्हाई? देखो बहुत सिंपल बात है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स every another object with the same force। और हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, to every action there is an equal and opposite reaction, वो भी यही बोलता है कि अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट F1 फोर्स लगा रहा है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट F2 फोर्स लगा रहा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम फोर्स लगाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ आ गई? तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें सेम वाली जो कंडीशन होगी वो करेक्ट है, ना तो ग्रेटर लगेगा ना स्मॉलर लगेगा, सेम लगेगा। समझ आ गया? ओके ओके, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि भाई मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी, तो व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? बात समझ आ गई? भाई अभी हमने ये बोला कि जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब मून तो छोटा है, ठीक है, 1/4। तो भाई साहब मून जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता, या अर्थ जो है मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाती? कुछ तो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? देखो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने मून को अपनी तरफ खींचा हुआ है जिसके कारण वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, और जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, बट क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और उसका मास बहुत ज्यादा है तो आपको वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वो अर्थ मूव तो करता है बट अगर वो इतना सा करेगा तो वो हमें नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ इज अ जाइंट ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद मून, राइट? ये बात समझ आ गई? तो मूवमेंट होती है बट वो लिटिल बिट, इतनी छोटी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो नेग्लिजिबल हो जाती है और हमें वो दिखाई नहीं देता। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन
वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल, मतलब एक नॉर्मल पेपर है, अगर मैं इसको ऊपर से ड्रॉप करूं और एक पेपर को मैंने क्रम्पल करके बॉल बना दी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को फॉल करवाऊं, दोनों का अगर फ्री फॉल हो जाए, फ्री फॉल तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो दोनों एक ही साथ गिरेंगे, अगर दोनों को मैं फॉल करवा देता हूं तो ये जो है स्लोअर गिरेगा और ये फास्टर होगा, ये तो आप सभी को मालूम है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो इसका ज्यादा है बॉल से। सरफेस एरिया ऑफ पेपर शीट इज ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। समझ आया? ओके। तो अब सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या हुआ? तो जो एयर रेजिस्टेंस है ना इन अपोजिट डायरेक्शन, उसके कारण इसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस सिर्फ इतने पोर्शन के लिए लगेगा, बाकी जो है मिस हो जाएगा। तो बात समझ आ गई? तो ये इसका लॉजिक है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है पेपर का, पेपर शीट का वो ज्यादा है, तो एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जो क्रम्पल्ड बॉल है, क्रम्पल्ड पेपर जो है, उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, इसलिए एयर रेजिस्टेंस भी कम होगा, ड्यू टू विच its speed is little bit larger than the speed of the sheet of paper. I hope you understood all these questions. Okay, और मजा भी आया होगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बहुत मजा आता है। ओके, अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे बहुत इजी मैनर से। ओके, सो this is Tushar Bharadwaj. Stay safe, stay healthy.